जोसेफ स्टालिन 1889 से 1953 तक इनका काल रहा, जीवन काल था इनका ये। लेनिन के उत्तराधिकारी जो व्लादिमीर लेनिन थे, इनके उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन बने और सोवियत संघ के मजबूत बनाने के दौर में, यानी सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में ये रहे थे। 1924 से 1953 तक इन्होंने नेतृत्व किया था सोवियत संघ का, लंबा समय रहा इनका नेतृत्व का। नेतृत्व किया औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण। इन्होंने क्या किया था? औद्योगिकरण का तेजी से बढ़ावा। इनका जो नेतृत्व काल था, नेतृत्व काल, इनका नेतृत्व काल था 1924 से 1953 तक, यानी लंबा काल रहा नेतृत्व का। और इन्होंने क्या किया था? औद्योगिकरण को बढ़ावा, औद्योगिकरण को बढ़ावा और कृषि का सामूहिकरण। सामूहिकरण का मतलब कृषि इस प्रकार से हो जो सामूहिक रूप से हो, सब लोग मिलकर कृषि करें, ये कृषि का सामूहिकरण। तो खेती का बलपूर्वक कराया था इन्होंने, खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण। यह जोसेफ स्टालिन का काम था, जबरदस्ती समूहीकरण करा दिया था खेती का। एक चीज और इनके अंदर थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का श्रेय था इनको। द्वितीय विश्व युद्ध की जीत का श्रेय जोसेफ स्टालिन को ही था। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इन्हीं को था। एक बात और थी इनके बारे में, 1930 के दशक में भयानक आतंक, के दशक में इनका भयानक आतंक था सोवियत संघ में, जबरदस्त भय व्याप्त था इनका, जोसेफ स्टालिन का। और जो इनकी पार्टी थी सोवियत संघ में, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को जबरदस्त तरीके से कुचलने का इनमें मादा था। पार्टी के अंदर जो भी इनके विरोधी थे उनको अतिशीघ्र कुचल देते थे ये, और तानाशाही रवैया के लिए ये जिम्मेवार थे। तानाशाही तो आप जानते होंगे ना, जो किसी और की ना सुने, अपनी ही चलाए और बलपूर्वक अपने विरोधियों का दमन कर दे, दूसरों पर अपने बल के कारण आदेश थोपे, ऐसे व्यक्ति को तानाशाह कहते हैं। तो तानाशाही भी इनकी रही है, जोसेफ स्टालिन की। अगले एक और सोवियत संघ के नेता आते हैं, इनका नाम है निकिता क्रुश्चेव। हम पढ़ेंगे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव, इनका 1894 से 1971, 1894 से 1971, 1894 टू 1971, यहाँ तक इनका कार्यकाल रहा। कार्यकाल नहीं, जीवन काल इनका। सोवियत संघ के राष्ट्रपति, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे हैं, और इनका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो हम 1953 से लेकर के
1964 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं, 1953 से 1964 तक सोवियत संघ में। और जो स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन थे, इनसे पहले तानाशाह एक आतंकवाद की अपनी भूमिका में रहे हैं, इनके सख्त विरोधी थे ये। जोसेफ स्टालिन की जो भी नीतियां थी, उनके नेतृत्व शैली की आलोचना की इन्होंने। लेनिन की नेतृत्व शैली का विरोध या आलोचना, इसका विरोध या आलोचना हम कह सकते हैं। एक और इनकी बात थी, 1956 में इन्होंने कुछ सुधार प्रस्तुत किए थे, कुछ सुधार नहीं, सोवियत संघ में कुछ सुधार किए थे 1956 में। और इन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो आती है पश्चिम के साथ, पश्चिम तो समझ में आ रहा होगा संतोषी तुम्हारी में, पश्चिम का मतलब अमेरिका, सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पश्चिम था। तो पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रस्ताव इन्हीं ने रखा था, प्रस्ताव रखा। इनका प्रस्ताव या सुझाव था कि पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होता क्या है, ये देखो आप। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से हम और तुम साथ रहें और दोनों का बराबर अस्तित्व बना रहे। बराबर अस्तित्व का मतलब ज़्यादातर बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को खा जाते हैं। दो नेता हों, बड़ा नेता छोटे नेता को निगल जाता है, उसका कुछ होने नहीं देता है, अपने आदि से ज़्यादा शक्ति इसी में लगा देता है कि इसको कैसे मिटाया जाए। दो ताकतवर लोग हों, एक ताकतवर दूसरे ताकतवर को कुचलने का प्रयास करता है जिंदगी भर, जीवन पर्यंत। यही प्रकृति का नियम भी है। ये बड़े पेड़ के नीचे कभी छोटा पेड़ पनप नहीं सकता, आपको पता है ना, ये प्रकृति का नियम है, ये हम और आपका कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर बात ये करते हैं ये कि पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव इनका था। ये पश्चिमी देशों के साथ कहते थे कि तुम भी रहो और हम भी रहें, हमारा भी अस्तित्व बना रहे और तुम्हारा भी अस्तित्व बना रहे, शांतिपूर्ण तरीके से। सह माने साथ साथ, अस्तित्व माने हमारा भी अस्तित्व रहे और तुम्हारा भी रहे, तुम भी रहो और हम भी रहे, हम तुम्हें ना कुचलें तुम हमें ना कुचलो। ये इनका प्रस्ताव था निकिता ख्रुश्चेव का। हंगरी के जन्म विद्रोह के दमन अगला था इनका। हंगरी के जन विद्रोह का दमन। हंगरी में जब जन विद्रोह हुआ तो उसका इन्होंने दमन किया था। और एक लास्ट बात इनकी थी, क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल। क्यूबा का जो मिसाइल संकट था उसमें शामिल। हम आपको क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में बताएं। ये कैमरा थोड़ा मैप पर फोकस है क्या? है इसको मैप पर फोकस करो। सोवियत संघ है, सोवियत संघ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
ये सोवियत संघ, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यहाँ सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। ये दोनों शीत युद्ध के के समय में ये दोनों एक दूसरे के शत्रु बने थे। 1945 के बाद जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दो महाशक्तियों का उदय हुआ, यूएसएसआर और यूएसए, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों का उदय होता है। अब दोनों का उदय होता है, ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। जहां जिसको मौका मिलता एक दूसरे की ये निंदा करने लगते, बुराई करने लगते, एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी करने लगते थे और ये शीत युद्ध चलता रहा। अब ये शीत युद्ध जो चल रहा था, इस शीत युद्ध के दौरान होता क्या है, सैनिक गठबंधन हुए, सीटो, सेंटो, नाटो, वार्सा पैक्ट इत्यादि सैनिक गठबंधन भी हुए। एक दूसरे को अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे थे और एक दूसरे को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी क्रम में सोवियत संघ द्वारा यहां से आकर के यहां, ये क्यूबा है, ये है क्यूबा महाद्वीप, दिख रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल्कुल पास में है। सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें यहां तैनात कर दी, क्यूबा से समझौता कर लिया इनने और क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। इन मिसाइलों की रेंज में अमेरिका पूरा आ गया। जब ये सोवियत संघ चाहे तब अमेरिका को ध्वस्त कर सकता है, उड़ा सकता है इस क्यूबा के मिसाइल के द्वारा, क्यूबा में तैनात मिसाइलों के द्वारा। इसको अमेरिका ने, यानी सोवियत संघ ने इसको क्यूबा का मिसाइल संकट की संज्ञा दी है, क्योंकि अमेरिका के लिए, सोवियत, इसके यूएसए के लिए, यूनाइटेड स्टेट के लिए ये क्या था, मिसाइल संकट था। ये पूरी तरह से इन मिसाइलों की जद में आ गया था, रेंज में आ गया था। तो ये डरने लगा कि ऐसा ना हो कि ये मिसाइल हम पर चला दे तो हमारा तो पूरा अमेरिका ध्वस्त हो जाएगा। तो इसको इनने क्या नाम दिया, क्यूबा का मिसाइल संकट। और यहाँ पर हमने आपको बताया निकिता ख्रुश्चेव क्यूबा के मिसाइल संकट कार्यक्रम में सम्मिलित थे। तो ये क्यूबा का मिसाइल संकट था, ये इन्हीं। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, जैसा कि हम पूर्व में इस बात को पढ़ चुके हैं और जान भी चुके हैं, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो इस सोवियत संघ के विघटन पर हम और विस्तार से प्रकाश डालें। हम पूर्व में इसको देख चुके हैं। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने पूंजीवादी व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया था और यही मुख्य कारण था सोवियत संघ के विघटन का। यहाँ देखें, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति, क्योंकि दुनिया में उस समय दो ही महाशक्तियाँ थीं, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूनाइटेड सोवियत संघ। तो ये बिखर कैसे गई। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। केवल ये सवाल इसलिए जरूरी नहीं है कि सोवियत संघ का ही विघटन हुआ या फिर साम्यवाद का विघटन हुआ, बस यही बात नहीं है इस प्रश्न के पीछे। यह सवाल किसी और भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है। और भी राजनीतिक व्यवस्थाएं रही दुनिया में, उनके पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार। अगर हम देखें तो केवल सोवियत संघ के संबंध में ही नहीं कह सकते कि राज्य व्यवस्था टूटी है, पहली बार ही टूटी हो। और भी राज्य व्यवस्थाएं टूटती रही हैं और टूटती रहेंगी। लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा दूसरी महाशक्ति एकदम बिखर कैसे गई। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है, इसके विघटन के लिए कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं। लेकिन इस मामले में हम एक सर्वमान्य सबक सीख सकते हैं। इस मामले से हम एक सर्वमान्य सबक सीख सकते हैं। हमें इस बात को सीखना होगा कि अगर हमारे यहाँ पहले की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को हम बदलेंगे तो निश्चित सोवियत संघ जैसा ही हाल होगा। इससे हमें सीख लेनी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक
जो व्यवस्थाएं थी इनमें अंदरूनी कमजोरी थी, और इस अंदरूनी कमजोरी के कारण वहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पाए। लोगों की क्या आकांक्षाएं थी वो पूरा नहीं कर पाई, आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी के कारण। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा, इसी कारण सोवियत संघ का पतन हुआ। यानी सोवियत संघ के पतन में लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, इसलिए सोवियत संघ का क्या हो गया, पतन हो गया। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, कई सालों तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। थोड़ा सा इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई, और जो उपभोक्ता वस्तुएं थी, जब अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई, अर्थव्यवस्था की गति मंद पड़ गई, तो उपभोक्ता वस्तु जैसे हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, जब अर्थव्यवस्था मंद हो जाएगी तो वस्तुओं का उत्पादन भी खत्म हो जाएगा, और इस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाया तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ जाएगी। और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राजस्व व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनता का अपने देश की राजस्व व्यवस्था को संदेह की नज़र से देखने लगा। आज हमारे देश में कोरोना काल में बहुत सारे मिल, बहुत सारी फैक्ट्रियां, उद्योग बंद हो गए थे, तो बहुत सी वस्तुओं की कमी आ गई थी। जब कमी आने लगती है तो हमारे यहाँ के लोग क्या सोचने लगते हैं, किसके को दोषी मानेंगे। वस्तुओं की जब कमी आएगी तो निश्चित है कि हमारे यहाँ के लोग सत्ता को या सरकार को ही दोषी मानेंगे कि सरकार ऐसा नहीं कर पा रही। हम किसकी ओर देखते, सरकार की ओर तो देखते हैं ना, तो सत्ता को दोषी मानेंगे। ऐसा ही सोवियत संघ में हुआ। जब वहाँ अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, उस पर नियंत्रण नहीं रहा, तो सोवियत संघ में भी वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया, उपभोक्ता वस्तुओं का, और जनता ने राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखना प्रारंभ कर दिया। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए, सरकार पर खुलेआम सवाल हुए, यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। अब हमारा सवाल यह है कि ये सोवियत संघ इतना मजबूत देश था, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों हो गई और वहाँ गतिरोध क्यों हुआ, मतलब उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम क्यों हो गया और अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर क्यों हो गई। इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। सोवियत संघ जब परमाणु शक्ति नहीं था, सबसे पहले परमाणु शक्ति अमेरिका था, और सोवियत संघ अमेरिका की बराबरी करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत, पूरा धन कहाँ लगा दिया था, परमाणु हथियार बनाने में और सैन्य शक्ति को बढ़ाने में उसने अपना पूरा ताकत लगा दी थी, पूरा धन उसी में खर्च कर दिया था। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए, और जो पूर्वी यूरोप के 5 देश जो सोवियत संघ में सम्मिलित हो गए थे, सोवियत संघ ने उनको जीत लिया था या अपने में शामिल कर लिया था, उन देशों को भी उसने खूब लाड़ प्यार किया। यदि कोई विरोध का व्यक्ति, विरोधी पार्टी का व्यक्ति हमारी पार्टी में आ जाता है तो हम बहुत लाड़ प्यार करते, बहुत चुचकारते, बहुत दुलारते हैं उसको कि जिससे ये हमारे यहाँ बना रहे। तो सोवियत संघ ने भी यही किया। पहले तो पैसा उसने खर्च किया कहाँ पर, परमाणु हथियारों पर, उसके बाद सैन्य शक्ति पर, और रहा सहा जो था वो पूर्वी यूरोप के जो देश थे जो सोवियत संघ में हाल ही में सम्मिलित हुए थे, उन पर भी उसने खर्च किया, उन पर भी ज़्यादा ध्यान दिया ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहें, इसलिए कि वो सोवियत के नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इस प्रकार सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई और वो इसका सामना नहीं कर सकी। एक बात हम आपको बता देते कटु सत्य, जिसको हम ज़्यादा दुत्कारें, ज़्यादा चुचकारें, लाड़ करें, दुलार करें, उस पर बहुत ज़्यादा अपनी तरफ सोचने की कोशिश करें कि ये हमारी तरफ बना रहे, वो कभी अपनी तरफ रहता नहीं। इसलिए ऐसी भूल हमें नहीं करना चाहिए। वो निश्चित है कि वो चला जाएगा एकदम। रहता तो वो है जो निष्काम भाव से हमारे साथ जुड़ा हो, वो व्यक्ति हमारे साथ रहता है। इसी के साथ एक और बात हुई, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी, और सोवियत संघ के जो आम नागरिक थे वो सोच समझने लगे थे, उन्हें पता चलने लगा था कि पश्चिमी मुल्क मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के जो देश थे, वहाँ के लोगों का जीवन बड़ा अच्छा था। ये समझने लगे, इसकी जानकारी मिलने लगी कि पश्चिमी मुल्क के जो लोग हैं, पश्चिमी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो नागरिक हैं, इनका जीवन बहुत अच्छा है।
इनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी जानकारी सोवियत संघ के लोगों को मिलने लगी। जब ऐसा होने लगा, हम दो राज्यों को ले ले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को ले लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम सस्ता है, अच्छी सड़कें हैं, वहाँ के लोगों को सब सुविधा है, तो मध्य प्रदेश के लोग अपने प्रदेश की सरकार को कोसने लगेंगे, सरकार तो हमारे यहाँ की खराब है। यही सोवियत संघ के साथ हुआ। सोवियत संघ के लोगों को इस बात की जानकारी हो गई थी कि पश्चिमी देश के नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही और वो सुकून से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो सोवियत संघ की राज्य व्यवस्था को कोसने लगे थे। वो इसी कारण से वो पश्चिमी देश की राज्य व्यवस्था और सोवियत संघ की राज्य व्यवस्था के बीच में अंतर समझने लगे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत संघ राजस्व व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। सालों से ये बताया जा रहा था सोवियत संघ के लोगों को कि सोवियत संघ की जो राजस्व व्यवस्था है वो पश्चिम से अच्छी है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने यहाँ की राजस्व व्यवस्था अच्छी है, ये बताया जा रहा था। लेकिन जब लोगों को ज्ञान हुआ कि वहाँ नागरिकों का जीवन अच्छा है, तो वो उससे नफरत करने लगे। आपके घर में कोई ये कहे कि अपने घर की बहुत अच्छी व्यवस्था है पड़ोसी के घर से, लेकिन जब आपको पता चले कि हमारी व्यवस्था पड़ोसी से ज़्यादा खराब है, तो आप उस व्यवस्था से नफरत करने लगोगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। जब लोगों को पता चला कि सोवियत संघ पिछड़ गया है, तो उनको राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से एक धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, प्रशासनिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से उसकी गति अवरुद्ध हो चुकी थी। राजनीति में भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था सोवियत संघ, और प्रशासनिक रूप से भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ये गति उसकी अवरुद्ध हो चुकी थी। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। कितने साल तक? 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने, क्योंकि एक ही पार्टी का वहाँ शासन चलता था सोवियत संघ में। यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता को जवाब नहीं देती थी, अब उसके प्रति उत्तरदायित्व तो समाप्त हो चुका था उसका। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीयकरणकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। ये कितनी सारी बातें हैं, एक एक से समझ लो इनको। यानी सोवियत संघ की सरकार, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रह गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन, शास्त्र प्रशासन कैसा हो गया था वहाँ का? गतिरुद्ध मतलब प्रशासन की गति रुक गई थी। भारी भ्रष्टाचार, और सोवियत संघ में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था। अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, और जो गलतियां व्यवस्था में थी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की, उनको सुधारने में वो अक्षम रही, उनको सुधारने में कामयाब नहीं हो सकी। शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, और शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की उसकी अनिच्छा थी, यानी शासन को ज़्यादा खुला नहीं कर पाई। और देश की विशालता, चूँकि सोवियत संघ एक विशाल देश है, बड़ा देश था, विशालता के कारण भी सारी शक्तियाँ अपने में ही केंद्रित रखी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया। सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके जो अधिकारी थे उनको आम नागरिकों की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राजस्व व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। धीरे धीरे अब सरकार का जनाधार खिसकता गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। जब मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के महासचिव बने कम्युनिस्ट पार्टी के, तो इन दोनों बातों को सुधारने का वायदा किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने। और गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाता है। जब गोर्बाचेव अच्छा कर रहे थे तो ये बात आती है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। गोर्बाचेव अच्छा कर रहे थे, सुधार भी कर रहे थे, तो फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस स्थिति में हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएं। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने
सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा गति से कदम उठाने चाहिए। एक तबका ये सोच रहा था कि गोर्बाचेव ज़्यादा गति से कदम उठाएं। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे थे, यानी जनता वहाँ की गोर्बाचेव की कार्य पद्धति से धीरज खो बैठी और निराश हो गई। इन लोगों ने ऐसा सोचा था कि फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ या संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा हो। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, वे विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब हम कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसा लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन ना होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह व्यवस्था थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये 3 राज्यों को बाल्टिक गणराज्य कहा जाता है। यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, यानी राष्ट्रीयता की भावना और विचार सोवियत संघ के इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी। और चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। वहाँ अंदरूनी संघर्ष तो होना ही था, क्योंकि सोवियत संघ में 2 विचारधाराओं के देश आ गए थे। इनने देशों को बटोर तो लिया, समेट तो लिया, लेकिन उनकी विचारधाराएं अलग थी। जैसे पूर्वी यूरोप के देश आ गए थे, कुछ ये लताविया वगैरह, ये और भी देश आ गए थे। इन सब देशों से ऐसा हुआ कि उनकी विचारधाराएं अलग थीं। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोप और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव भर गया या घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रहने की या रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हम विघटन की परिणतियां अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ सोवियत नेता और वहां की महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। नमस्कार।